Yes, good evening, students. Today I am going to start a series of lectures on heating, ventilation and air conditioning. Here, Mahmood Alam from Department of Mechanical Engineering, Integral University, Lucknow. Basically, ये जो subject है HVAC, which is ME 411, Department of Mechanical Engineering, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 7 सेमेस्टर में एज इलेक्टिव सब्जेक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ है और एमटेक डुअल डिग्री में भी 8 सेमेस्टर में चलता है। उसी को हम लोग आज एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स के फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आज ये पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ HVAC को लेके। HVAC का इंट्रोडक्शन आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ ये है कि HVAC के इंट्रोडक्शन को समझने से पहले first of all we need to understand what is building services. When we talk about the building services, तो सबसे पहले जो जहन में बातें आती हैं वो ये आती हैं कि बिल्डिंग में कुछ मेंटेनेंस वर्क, कुछ रिपेयरिंग वर्क, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग सर्विसेज का सिंपल सा जो मतलब होता है वो कुछ और है। हम पहले कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग सर्विसेज को समझ जाएं कि बिल्डिंग सर्विसेज हैं क्या। बेसिकली जब हम बिल्डिंग सर्विसेज को देखते हैं तो होता क्या है कि स्ट्रक्चर एक तैयार होने के बाद, जब भी कभी भी सिविल का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होता है, कोई भी बिल्डिंग इस्टेब्लिश होती है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, अगर उसमें से हम कुछ बेसिक सर्विसेज हैं अगर उसको हम एलिमिनेट कर दें या इनकॉर्पोरेट ना करें, इन दैट केस दैट बिल्डिंग विल नॉट बी परफेक्टली यूजफुल फॉर एनी वर्क और एनी फ्रूटफुल वर्क, यू कैन से दैट। तो होता क्या है कि हम बिल्डिंग को कंफर्टेबल, बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए, बिल्डिंग को यूज़फुल बनाने के लिए, बिल्डिंग को डेली यूज़ करने के लिए, बिल्डिंग में हम बहुत सारे वर्क को करने के लिए जो हम सबसे पहली चीज़ लाते हैं, कुछ बेसिक सर्विसेज हैं। कुछ बेसिक सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें हम बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, बिल्डिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तब वो बिल्डिंग वर्किंग कंडीशन में आती है। अगर वो बिल्डिंग सर्विसेज को हम बाहर निकाल लें, सपोज दैट जो हम बात कर रहे हैं जिन सर्विसेज की, जिन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जिन सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर उन सिस्टम को बिल्डिंग से निकाल देंगे तो बिल्डिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ शेड देने के लिए हो सकती है, बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकती है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा बिल्डिंग का कोई यूज़ नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज़ बिल्डिंग सर्विसेज। बिल्डिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे सिस्टम हैं, ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऐसे सिस्टम हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जो किसी बिल्डिंग में इंस्टॉल की जाती हैं जस्ट टू मेक द बिल्डिंग कंफर्टेबल, फंक्शनल, एफिशिएंट एंड सेफ। किसी भी बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को सेफ एंड एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उन सिस्टम्स को, उन सर्विसेज को हम बिल्डिंग सर्विसेज के नाम से जानते हैं। यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, किसी भी बिल्डिंग को कंफर्टेबल बनाना है, किसी भी बिल्डिंग को सेफ बनाना है, एंड इट शुड बी फंक्शनल ऑल्सो एंड इट शुड बी एफिशिएंट। 4 टारगेट को अचीव करने के लिए, चार फंक्शन को अचीव करने के लिए हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, उन्हीं को हम बिल्डिंग सर्विसेज के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब हम ये कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो ये 4 ऑब्जेक्टिव को अचीव करती हैं। 4 ऑब्जेक्टिव मीन्स फंक्शनल, एफिशिएंट, सेफ एंड कंफर्टेबल। ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। इन 4 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी सर्विसेज हैं उनको हम 1 बाय 1 पहले देखते हैं कि ये सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हम बहुत मोटे तौर से जो बहुत वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, दैट इज़ MEP सर्विस, और दूसरी है फायर फाइटिंग। MEP और फायर फाइटिंग को हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे अभी कि MEP क्या है और फायर फाइटिंग क्या है। हाँ, here is MEP. Basically it is the combination of 3 different services: mechanical, electrical and plumbing. MEP अपने आप में कोई एक इंडिविजुअल सर्विस नहीं है। MEP 3 सर्विसेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैकेनिकल सर्विसेज इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज इंक्लूड हैं और प्लम्बिंग वर्क की सर्विसेज इंक्लूड हैं। ये 3 सर्विसेज मिलके MEP सर्विस कहलाती हैं। मैकेनिकल सर्विस से मतलब ये है कि द सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यू कैन से दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज कॉल्ड द मैकेनिकल सर्विसेज। And the second one is electrical
system design, all the services related to electrical system is provided by the electrical department or electrical engineering section is called the electrical system design. And third one is the water supply and drainage system. बिल्डिंग के अंदर जितना भी पानी का सिस्टम है, वाटर सप्लाई का, ड्रेनेज का जो भी सिस्टम है, इन सब की जो सर्विसेज हैं इसको हम प्लम्बिंग के नाम से जानते हैं या सिंपली वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के नाम से भी हम जानते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ फायर फाइटिंग सिस्टम. ये टोटल हो गई 4 सर्विसेज. यानी कि किसी भी बिल्डिंग में अगर इन 4 सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि इन 4 सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बाद हम कुछ टारगेट को अचीव कर लेते हैं. हम कुछ टारगेट को अचीव कर लेते हैं. यानी कि बिल्डिंग को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं और फंक्शनल बना सकते हैं इन 4 सर्विसेज के बिहाफ पर. अगर इन 4 सर्विसेज को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. नाउ come to the next part which is most important as a mechanical engineering student कि जो हमारा जो पार्ट एम्प है, MEP में M जो है मैकेनिकल का जो पार्ट है, अगर हम उसकी बात करें, दैट सर्विस बेसिकली इज़ कॉल्ड HVAC सिस्टम और यू कैन से दैट हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग. जो सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से प्रोवाइड की जाती है किसी भी बिल्डिंग में, उस सर्विस को हम HVAC सिस्टम के नाम से जानते हैं. इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ से कुछ सर्विसेज होंगी, कुछ सर्विसेज होंगे प्लम्बिंग की तरफ से, कुछ फायर फाइटिंग की तरफ से, उसको हम लोग बाद में देखते हैं. सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जो मैकेनिकल की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, दे आर कॉल्ड HVAC सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन, AC फॉर एयर कंडीशनिंग. इट मीन्स HVAC इज़ नॉट अ इंडिविजुअल सर्विस. HVAC अपने आप में 3 सर्विसेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहला काम है हीटिंग या वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग. जब तीनों सर्विसेज की हम 1 बाय 1 बात करते हैं तो बहुत सारे जोन ऐसे होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है. मींस 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री. यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, कनाडा, US में जाएँ, देखें तो टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है. बट हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही कंफर्ट फील करती है, जो 24 टू 28 की जो रेंज है. उस कंडीशन में हमें उन बिल्डिंग्स में हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन फील कंफर्टेबल कंडीशन, सो दैट आवर बॉडी फील कंफर्टेबल. तो ऐसी कंडीशन में हमें एक हीटिंग का सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, जो HVAC का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जितने भी ठंडे एरियाज़ हैं, जितने भी ऐसे जोन हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप रहता है, बहुत लो रहता है, वहाँ पे बिल्डिंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर हीटिंग सिस्टम. अगर हीटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं. तो एक तो हो गया पार्ट, H वाला पार्ट मीन्स हीटिंग, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ वेंटिलेशन. बिल्डिंग के बहुत सारे जोन ऐसे होते हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि कहेंगे कुछ जोन ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में जहाँ पे हम हीटिंग नहीं करते हैं, ना एयर कंडीशनिंग करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं वेंटिलेशन. अब सबसे पहले अगर हम देखें कि ऐसे कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम एयर कंडीशनिंग नहीं करते हैं. एयर कंडीशनिंग ना करने वाले जो जोन होते हैं उसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एयर कंडीशनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और एयर कंडीशनिंग वहाँ पे क्यों नहीं की जाती. जैसे हमारे सामने अगर देखें स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 3 जोन है. एक किचन दिख रहा है, एक वॉशरूम है दैट इज़ टॉयलेट, और तीसरा है बेसमेंट पार्किंग. बिल्डिंग के ये 3 जोन ऐसे हैं जहाँ पे एयर कंडीशनिंग का प्रोविज़न नहीं होता है. ऐसी जगहों पे जस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल वी आर सिंपली प्रोवाइडिंग अ वेंटिलेशन सिस्टम. हम वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. वेंटिलेशन सिस्टम का बेसिक जो प्रिंसिपल है जस्ट टू चेंज द एग्जिस्टिंग एयर विथ फ्रेश एयर. जस्ट इट टेक्स सम फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंड जस्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एयर और यूज्ड एयर जो भी वहाँ पे है, यूज्ड एयर है हमारे पास या किचन में है, टॉयलेट में है, पार्किंग में है, जो भी एयर है उसको हमें रिप्लेस करना है विथ फ्रेश एयर. ये जो इनटेक और एग्जिट का सिस्टम है एयर एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं. और इन एरियाज़ में हम एयर कंडीशनिंग नहीं करते हैं. एयर कंडीशनिंग ना करने की वजह क्या होती है? एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एयर कंडीशनिंग में स्पेस की एयर, यानी जहाँ पे आपने AC लगा रखा है उसकी एयर को वो रिसाइकिल करता है कंटिन्यूसली. 90% 95% एयर वहीं की रिसाइकिल हो के ठंडी होती है, फिर वापस जाती है, फिर ठंडी होती है, फिर वापस आती है, यानी कि वो रिसर्कुलेट होती रहती है. अब
इमेजिन करें किचन में या वॉशरूम में या बेसमेंट पार्किंग में अगर हमने एयर कंडीशनिंग का सिस्टम लगा दिया तो वहाँ की एयर अगर रिसाइकिल होने लगी तो किचन का स्मोक इतना ज़्यादा है या वॉशरूम का जो गैसेज अमोनिया गैस है या और दूसरी गैसेज निकलती हैं वो अगर रिसाइकिल होने लगी देन यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। तो जस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर बाहर से लिया और वहाँ की एयर को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि पूरे एयर को हमने एग्जिट करा दिया, एग्जॉस्ट करा दिया। ऐसी जगहों पे हम वेंटिलेशन सिस्टम अप्लाई करते हैं, यानी कि बेसमेंट पार्किंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रही है आपको स्क्रीन पे बेसमेंट पार्किंग है और एक बाथरूम एग्जॉस्ट है और एक किचन है। ये 3 जगहों पे हम वेंटिलेशन करते हैं। बाकी नॉर्मल वेंटिलेशन के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो नॉर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो हम लोग नॉर्मल स्पेस में लिविंग एरियाज़ में हम एयर कंडीशनिंग करते हैं। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ HVAC सिस्टम। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का जो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, इनका ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। हीटिंग कहाँ पे करेंगे, वेंटिलेशन कहाँ पे करेंगे और एयर कंडीशनिंग कहाँ पे करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ MEP में द M पार्ट इज़ डन। M पार्ट इज़ मैकेनिकल पार्ट विच इज़ HVAC सिस्टम, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम से भी नाम से हम लोग जानते हैं उसको। तो मैकेनिकल सिस्टम का हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो बेसिक पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन का, कि किसी भी बिल्डिंग में जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड है उस लोड को फाइंड आउट करने के बाद सारे स्पेस में प्रॉपर कनेक्शंस प्रोवाइड करना, प्रॉपर वायरिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर लोड का डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन। जैसे कि अगर आप देखें कि एक कोई बिल्डिंग है, 5 किलोवाट का लोड आ रहा है, 5 किलोवाट का कनेक्शन उसमें है, तो 5 किलोवाट अलग अलग फ्लोर पे, अलग अलग जोन में, अलग अलग रूम पे, अलग अलग सॉकेट में कितना एम्पियर करंट, कितना वोल्टेज जाना है। मान लीजिए AC का पोर्ट है, उसमें 15 एम्पियर जा रहा है, नॉर्मल सॉकेट है 2 एम्पियर 4 एम्पियर जा रहा है, तो कहाँ पर कितना एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सारा कैलकुलेशन। उसके बाद इस 5 किलोवाट को पूरे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। विदाउट दिस बिल्डिंग में कोई भी सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर नहीं होगा तो कोई भी गैजेट, कोई भी अप्लायंसेस चल ही नहीं सकते, ना वहाँ पे लाइट आ सकती है, ना वहाँ पे कोई हीटिंग का सिस्टम चल सकता है, ना कोई वेंटिलेशन का सिस्टम चल सकता है, कुछ भी नहीं सकता। तो पूरे बिल्डिंग के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन। इसी तरह से अगर हम थर्ड सर्विस की बात करें, दैट इज़ प्लम्बिंग सिस्टम। किसी भी बिल्डिंग में जो भी हमारा वाटर सिस्टम आ रहा है, वाटर है जो भी हमारा आ रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो पानी हमारे पास आ रहा है बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हुआ अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया में, यानी वॉशरूम से लेके सिंक और डिफरेंट टाइप में जाने के बाद व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली यूज, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज इट शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेन टू द सिविल लाइन। ऐसी कंडीशन में जो हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जो पाइपिंग का सिस्टम पूरा डिज़ाइन करते हैं, इसी को हम लोग प्लम्बिंग सिस्टम कहते हैं, यानी सप्लाई और ड्रेनेज का जो कंप्लीट चैनल हम डिज़ाइन करते हैं। इसमें पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी के बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से पानी 10th फ्लोर तक जाना है तो कितना हेड होगा, कितनी कैपेसिटी का मॉडल लगेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन इसमें आते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमारा प्लम्बिंग का सिस्टम कहलाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 4th जो सर्विस थी दैट वाज फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग अपने आप में एक सर्विस है, बिल्डिंग को सेफ बनाने के लिए, बिल्डिंग को फायर हजार्ड से बचाने के लिए जो एक सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। बेसिकली इट्स एम इज़ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली इन केस ऑफ फायर। द मेन पर्पज ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम इज़ टू जस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली इन केस ऑफ फायर। आग लगने की कंडीशन में हमारा जो मेन टारगेट होता है ह्यूमन लाइफ को बचाना और प्रॉपर्टीज़ के डैमेज को बचाना। ऐसे सिस्टम में, ऐसी कंडीशन में जो हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, आप देख सकते हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, बट इट इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिससे फायर लगने से पहले ही, जहाँ पे फायर के चांसेस हों, फायर लगने की कंडीशन बन रही हो, और अगर ये सिस्टम इंस्टॉल है तो ये 90% चांस होते हैं कि फायर प्रोटेक्शन हो जाता है, फायर लग नहीं पाता है। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग जोन में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जोन में डिस्चार्ज नोजल्स लगे हुए हैं,
डिस्चार्ज नोजल हैं, ये फायर डिटेक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे एजेंट स्टोरेज है। एजेंट स्टोरेज का मतलब है कि यहाँ पे जो ऐसे एजेंट्स जो फायर को डैमेज करते हैं, फायर को रोकते हैं, फायर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो एजेंट्स वाटर भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो लगे हैं फायर डिटेक्टर्स हैं। ये फायर डिटेक्टर्स स्मोक डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल दें कि एक रूम में अगर एक फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है और अगर हम मानते हैं यहाँ पे कि अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पे फायर डिटेक्टर यहाँ लिया है, हम टेम्परेचर सेंसर्स ले लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स लगा हुआ है यहाँ पे। इस कमरे का टेम्परेचर जैसे ही 70 डिग्री एक्सीड करेगा, 70-80 डिग्री एक्सीड करेगा, ये जो डिटेक्टर है, ये जो यहाँ पे आपको फायर डिटेक्टर के नाम पे दिख रहा है, ये डिटेक्टर सेंस करेगा कि दैट टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन इज़ राइजिंग एंड इट इज़ गोइंग बियॉन्ड द 70 डिग्री। तो ऐसे ही ये कंट्रोल पैनल को मैसेज जाएगा और कंट्रोल पैनल से मैसेज जाते ही जैसे इसको मैसेज पहुंचा कि इस जोन में टेम्परेचर राइज कर रहा है, यानी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इक्विपमेंट शट डाउन होंगे, HVAC शट डाउन होगा, बिल्डिंग फायर अलार्म, जो बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी पावर सप्लाई है यहाँ पे 120 VAC पावर, ग्राउंड फ्यूज डिस्कनेक्ट, यानी कि मेजर जो इक्विपमेंट्स हैं, मेजर जो सिस्टम हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। देखिए अभी आग लगी नहीं है, आग लगने की कंडीशन जनरेट हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है उस जोन में, किस वजह से राइज कर रहा है अभी उसको नहीं पता, इट्स सिंपली जस्ट सेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर जोन। तो फायर डिटेक्टर या टेम्परेचर सेंसर ने जो सेंस किया कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, उस सेंस करने की वजह से पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया। और उसके बाद इसने यहाँ से जो एजेंट है, यहाँ पे स्मोक है, स्मोक कह सकते हैं, या वो जो गैस है या वाटर है या और भी दूसरे एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स क्या होंगे कि यहाँ से तुरंत सप्लाई हो जाएंगे। ये जो डिस्चार्ज नोजल है, डिस्चार्ज नोजल तुरंत डैमेज होगा, तुरंत ये इसके अंदर से वाटर का सिस्टम या गैस का सिस्टम तुरंत स्प्रेड हो जाएगा और वहाँ पे टेम्परेचर को डाउन कर देगा। यानी आग लगने से पहले ही वहाँ स्प्रिंकलर या वाटर शावरिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए और फायर के चांसेस कम हो जाएं। तो इस तरह सिस्टम काम करता है। अपने आप में ये पूरी एक सर्विस है और पूरा एक सिस्टम है, बहुत ही टाइम टेकिंग डिज़ाइनिंग इसकी है। अब प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, कितना पानी चाहिए, कितना गैस चाहिए, कहाँ पे कितनी सर्विसेज, कितनी सारी चीज़ें, बहुत पूरा एक कंप्लीट सिस्टम इसको डिज़ाइन करने में एक अपने आप में एक पूरा एक सेगमेंट होता है, डिपार्टमेंट होता है जो इसको करवाता है। तो हम अगर मोटे तौर से देखें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग, ये 4 मेजर सर्विसेज हैं। अगर इन 4 सर्विसेज को बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस योर बिल्डिंग विल बी कंफर्टेबल, फंक्शनल, एफिशिएंट एंड सेफ। उसके अलावा भी कुछ सर्विसेज हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे सीसीटीवी कैमरास भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो भी एक कैटेगरी है बिल्डिंग सर्विसेज की। और उसके अलावा एस्केलेटर हो गया, लिफ्ट हो गए, दीज आर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज की। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन बिल्डिंग सर्विसेज के बारे में। होप कि थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर कहीं से कोई डाउट हो, बेसिक इंट्रो, अभी हमने HVAC को डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। आई हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज कि बिल्डिंग सर्विसेज का बेसिक पर्पस क्या है, बिल्डिंग सर्विसेज होती क्या हैं, बिल्डिंग सर्विसेज के बिना बिल्डिंग की क्या हालत, यानी कि अगर इन सर्विसेज को आप निकाल दें, आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर बिल्डिंग सर्विसेज को आपने बाहर निकाल दिया, बिल्डिंग सर्विसेज को नहीं इंस्टॉल किया है, इन दैट केस जो आपके स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बारिश और धूप से बचाने के अलावा किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि ना उसमें एयर कंडीशनिंग है, ना उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ना उसमें प्लम्बिंग का सिस्टम है, ना उसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम है। जब इसमें कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा तो वो एक स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ धूप और बारिश से बचा सकता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। So hope you understand the basic concept of building services. Thank you very much.